इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है पैक्स और जोश नाम के दो लड़कों को दिखाते हुए, जो कि यूरोप में बहुत ही ज्यादा मजे करने के लिए आए थे। उनका ये ट्रिप कुछ दिनों का ही होता है, लेकिन एक्चुअल पर्पस उनका क्या है यहाँ आने का, ये अभी तक पता नहीं चलता। पैक्स और जोश अपनी छुट्टियां एंजॉय कर ही रहे थे, तभी उन्हें ऑली नाम का उनका एक साथी मिल गया। ऑली यूरोप को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए वो उनके साथ जुड़ जाता है और अब तीनों साथ में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने लगे थे। अब रात का समय जब होता है तो सभी अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें काफी देर होने के कारण होटल बंद हो चुका था। वो बहुत ज्यादा आवाज लगा रहे थे, लेकिन होटल का दरवाजा नहीं खुलता। इस वजह से पैक्स, जोश और ऑली का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि इतने पैसे देने के बाद उन्हें बाहर ही रात गुजारनी होगी। तीनों का मूड एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुका था। तभी अचानक एलेक्स नाम के एक लड़का, जो कि सामने वाले फ्लैट में रहता था, उसने तुरंत ही उन्हें हाथ दिखाया और अपने फ्लैट में बुला लिया। एलेक्स उन्हें परमिशन देता है कि तुम तीनों एक रात यहाँ पर गुजार सकते हो, जिसे सुनकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब एलेक्स यहाँ पर समझ चुका था कि ये तीनों लड़के सिर्फ यहाँ पर मजे करने आए, उन्हें यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करनी है और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने। तो अब बातों ही बातों में एलेक्स ने उन्हें एक ऐसे हॉस्टल के बारे में बताया जहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। ये जगह यूरोप से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ तुम्हें कुछ घंटों की ट्रेन लेनी होगी और तुम उस बहुत ज्यादा मजेदार हॉस्टल में पहुँच जाओगे। पैक्स, जोश और ऑली ये बात सुनते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वहाँ पर लड़कों की एंट्री अलाउड थी और अगर वो उस जगह पर जाकर रुकेंगे तो कई सारी लड़कियों के बीच में उन्हें रहने का मौका मिलेगा। उन तीनों ने तो बिल्कुल देरी नहीं लगाई और इसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए बढ़ चले। अगले दिन तीनों अपना सामान पैक करके उस हॉस्टल की तरफ जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी, जैसे उस इलाके में ज्यादा कोई जाता ही नहीं। अब उनके कंपार्टमेंट में एक बिजनेसमैन बैठा हुआ होता है, जो कुछ खा रहा था और उन लोगों को घूर कर देख रहा होता है। इससे पैक्स, जोश काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ बोलते नहीं। बिजनेसमैन उनसे बातचीत कर रहा था कि तुम सब कहाँ जा रहे हो और हॉस्टल में तुम्हारा क्या पहला दिन है। ये सुनते ही पैक्स को नहीं समझा कि बिजनेसमैन कैसे जानता है कि वो उस हॉस्टल में जा रहे हैं, पर ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये सोचकर वो भूल जाते हैं। अब पता चला कि बिजनेसमैन ने बातचीत करते हुए जॉश के पैर पर हाथ रख दिया। ऐसा लग रहा था वो उनसे काफी ज्यादा फ्री हो रहा है। जॉश ने तुरंत ही हाथ हटाया और उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि जॉश को पसंद नहीं कि कोई उसकी परमिशन के बिना उसे टच करे। इसलिए अब बहुत ज्यादा बहस होने की वजह से बिजनेसमैन को जाना पड़ता है। वो जाते टाइम उन्हें घूर कर देख रहा था, जैसे उनसे बाद में दुश्मनी निकालेगा। कुछ घंटों की लगातार ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां से वो हॉस्टल की तरफ बढ़ेंगे। पर एक शॉकिंग चीज थी कि उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। वो पूरा सुनसान होता है और रेलवे का एक स्टाफ भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों को लगा कि आज छुट्टी का दिन है, तो इसीलिए सभी अपने घर पर होंगे। इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आखिरकार वो उस हॉस्टल में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ सच में उन्हें लड़कियां ही लड़कियां दिखाई दे रही थी। गार्डन एरिया में लड़कियां, लाइब्रेरी में लड़कियां और लॉबी में लड़कियां। उन तीनों की मानो एक लॉटरी सी लग गई थी और ये चीजें उन्होंने सपने में ही सोची होती है। कई सारी लड़कियां उन्हें भाव भी दे रही थीं और ऐसा लगता है कि उनके साथ दोस्ती करने के लिए रेडी हैं। दोनों ने अपना एडमिशन करा लिया और की कार्ड लेकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। सबसे पहले तो उन्हें नटेलिया और सैन नाम की दो ब्यूटीफुल लड़कियां मिलती हैं। वो उनसे तुरंत ही आकर दोस्ती करने लगी और उन्हें रिलैक्स कराने के लिए हॉट वाटर बाथ के लिए लेकर जाती हैं। पैक्स, जोश और ऑली यही बोल रहे थे कि हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स बना लें और उन्हें लेकर अमेरिका चले जाएं ताकि उनसे शादी कर सके। उनके दिमाग में तो यही प्लान चल रहा था और अब नहाने के बाद नटेलिया और सैन तीनों को लेकर एक नाइट क्लब में चले जाते हैं। उस जगह पर भी काफी चहलकदमी थी और वो इस मोमेंट को नटेलिया और सैन के साथ काफी एंजॉय भी कर रहे थे। लग रहा था कि वो जो चाहते थे वो हो गया है, पर असली खतरा तो अभी आना बाकी है। हमें अब जॉश को दिखाया गया, जो धीरे धीरे बाहर आता है और वहीं का नजारा देखने के लिए खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे आ गए हैं, जो लोकल गैंग के साथ काम करते हैं और उनके पास तो वेपन भी मौजूद थे। वो सीधा जॉश के पास आकर उससे पैसे मांगने लगे। जॉश के पास तो फिलहाल कोई मनी नहीं होती, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कह रहा था, लेकिन बच्चे अब तुरंत ही जॉश के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। पता चला कि वो हमला कर पाते उससे पहले पीछे कोई आ गया है और उसने पैसे देकर उन्हें भगा दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है, जो कि उन लोगों को ट्रेन में मिला था और जॉश ने तो उससे डांट भी दिया होता है। पर उसी बिजनेसमैन ने जॉश की जान बचाई उन बदमाश बच्चों से। जॉश तो इसके लिए उन्हें थैंक यू भी कहता है और उन्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए हॉस्टल में लेकर आ जाता है। जॉश ट्रेन में किए अपने बदतमीजी के लिए बहुत ज्यादा माफी मांग रहा था और ये कहता है कि आज आप न होती तो मैं घायल हो जाता। बिजनेसमैन यही उसे राय देता है कि तुम्हें अपने उम्र के हिसाब से बोलना चाहिए। तुमने गलती की और तुमने उसे मान भी लिया, यही सबसे बड़ा काम है। यानी उन दोनों के बीच अब दोस्ती हो चुकी थी। अब हमें ऑली दिखाया गया जिसने अपनी गर्लफ्रेंड चूज कर ली थी।
वो दोनों तो आज रात बाहर जाने वाले थे साथ बिताने के लिए, यानी ऑली का भी मामला एकदम सेट हो चुका था। अगले दिन अब पैक्स और जोश सोकर उठते हैं तो दोनों यही बात कर रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग हो गई है। वो यही चाहते थे लेकिन उससे ज्यादा ही मिल रहा है। दोनों जब तैयार होकर नीचे आए तो पता चला कि ऑली उनके साथ नहीं है। लगातार कॉल करने पर भी वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पूरा हॉस्टल छान मारा लेकिन ऑली का कुछ पता ही नहीं होता। जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास पूछने के लिए आए तो वो बता रही थी कि ऑली ने तो आज सुबह ही चेकआउट कर दिया, पर वो गया कहाँ और किसके साथ है ये बात बिल्कुल नहीं पता पैक्स और जोश को। दोनों बाहर आकर काफी परेशान होने लगे कि उसका दोस्त बिना बताए कहाँ चला गया। दोनों के मन में तो कई सारे अजीब ख्याल आ रहे थे क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत ज्यादा नई है। अब पैक्स और जॉस अपने गायब हुए दोस्त की तलाश कर ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है। वो उसी हॉस्टल में काम करती थी और पता चला कि वो ऑली के बारे में कुछ जानती है। तुरंत ही आकर वो उन्हें एक फोटो दिखाने लगी जिसमें ऑली और उसी की फ्रेंड यूकी होती है। ये फोटो उसे आज सुबह ही मिली थी और पता चला कि ये दोनों कहीं दूर घूमने के लिए गए। पैक्स और जॉस काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऑली ने उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। अब तो उन्हें और ज्यादा टेंशन होने लगी। लेकिन जब वो हॉस्टल में पहुंचते हैं तभी उन्हें ऑली का मैसेज आता है। ऑली उन्हें अपना फोटो बेचकर यही बोल रहा था कि मैं घर पर पहुंच गया हूँ, जबकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। ऑली पैक्स और जॉस को छोड़कर ऐसे घर पे जा ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल में हमें एक रियलिटी पता चलती है कि ऑली का फोटो किसी आदमी ने खींचा था और सामने उसका कटा हुआ सर होता है, यानी कि ऑली एक्चुअल में मर चुका है और उस खतरनाक आदमी ने यूकी नाम की उस लड़की को भी पकड़ रखा था। वो तो उसे बांधकर टॉर्चर करने की तैयारी में लग जाता है। यूकी बेचारी बहुत चिल्लाते रहती है लेकिन उसका मुंह भी बंद था। बेचारी करती तो क्या ही करती। अब पैक्स और जॉश अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हुए काफी परेशान हो गए। वो कहाँ होगा, क्या करता होगा। दोनों टेंशन में जब बैठे हुए होते हैं तभी वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं, यानी कि नेटेलिया और सेन। वो तो पैक्स और जॉस को एक नाइट क्लब में चलकर मूड फ्रेश करने के लिए बोल रहे थे। जॉस तो नहीं जाना चाहता था लेकिन पैक्स उसे इंसिस्ट करता है कि उसे रिफ्रेशमेंट चाहिए। अपने फ्रेंड के चक्कर में उसने काफी ज्यादा दिमाग खराब कर लिया है। तो अब पैक्स के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद जॉस भी मान जाता है और वो सीधा नेटेलिया और सेन के साथ उस नाइट क्लब की तरफ चले गए थे। वहाँ पर काफी चहलकदमी थी जिससे कि सारी चीजें भुलाकर वो मजे करने लगे। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि नेटेलिया और सेन ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो सारी चीजें पैक्स और जॉस सीधा पी लेते हैं विदाउट जाने कि इसके अंदर क्या है और उस चीज का असर थोड़ी देर में शुरू भी हो जाता है। जॉस तो पहले ही एकदम अजीब फील करने लगा था और जैसे ही वो अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो वो बेड पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। वो अभी भी नेटेलिया और स्टैन के साथ मजे कर रहा था लेकिन उसका दिमाग चकराने लगता है, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ चला। लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वॉशरूम में जाने के बजाय वो स्टोर रूम में चला गया और उसका दरवाजा एक स्टाफ ने बंद कर दिया था। पैक्स जोर से चिल्लाता भी है लेकिन वहाँ उसका दरवाजा ओपन करने के लिए कोई नहीं था। अब हमें एक कमरे के अंदर जॉश को दिखाया गया जिसे बुरी तरीके से बांध कर रखा गया था। उसे तो समझता ही नहीं कि वो यहाँ कैसे आया और अब अचानक जॉश के सामने एक अजीब सा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ड्रिल मशीन थी और आसपास कई नुकीले औजार रखे गए होते हैं। लग रहा था कि वो एक ऐसे कमरे में आ गया है जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है। जॉश तो उस आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन फिर बाद में पता चला उस मेंबर ने एक ड्रिल मशीन ऑन की और सीधा जॉश के चेस्ट में घुसाने लगा। ये इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि जॉश की चिल्लाहट भी बाहर नहीं जा पा रही थी। कई देर तक वो मल्टीपल वार करता रहा और जॉस जब तक बहुत ही ज्यादा थक नहीं जाता तब तक वो रुकता ही नहीं। फिर बाद में जब उसने ड्रिल मशीन साइड में रखी तो उसका चेहरा दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन एकदम साइको लग रहा होता है और अब जॉस जब पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो उसने बताया कि मैं बहुत पहले से एक सर्जन बनना चाहता था लेकिन उसके साथ एक हादसा हो गया जिसके बाद उसके हाथ कांपने लगे थे और किसी भी सर्जन के हाथ कांपते हैं तो कोई उसे जॉब देगा ही नहीं। बिजनेसमैन की पूरी लाइफ ही एकदम से खराब हो गई थी लेकिन वो अभी भी अपने आप को सर्जन मानता था, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पकड़ता और उन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता। जॉस समझ चुका था कि ये पूरी तरीके से पागल हो गया है, इसे होश ही नहीं है कि ये कितना बड़ा क्राइम कर रहा है। जॉस तो अब उस बिजनेसमैन को डराने की भी कोशिश करता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को सब बता देगा लेकिन बिजनेसमैन बिल्कुल डरने वाला नहीं था। वो तो गुस्से में कुछ नुकीली चीज लेता है और उसके पैर पर मारने लग जाता है। जॉस जोर जोर से चिल्ला रहा था और पता चला कि उसने आगे वाले पैर को काटने के बाद पीछे पैर के हिस्से भी काट दिए। इतना दर्द जॉस ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं झेला था। उसकी हालत तो एकदम पतली हो गई थी। लेकिन फिर बाद में बिजनेसमैन ने उसके सामने वाला दरवाजा ओपन कर दिया और ये कहने लगा कि जॉस तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम निकलने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें कुछ करूंगा भी नहीं। उसने जॉस की हथकड़ियां और उसे आजाद कर दिया था। लेकिन जॉस जब जैसे ही खड़े हो जाता है भागने के लिए
क्योंकि बिजनेसमैन ने पहले ही उसके पैर के निचले वाले हिस्से काट दिए थे। इस वजह से जॉस चल फिर नहीं पा रहा था। बेचारा काफी डरा हुआ होता है, इसलिए क्रॉलिंग करके ही आगे बढ़ने लगा। एटलीस्ट वो दरवाजे तक पहुंच जाए तो वो बिजनेसमैन उसे छोड़ देगा। बट ये जॉस की गलत फहमी थी। वो जैसे ही क्रॉल करते हुए दरवाजे तक पहुंचा तभी बिजनेसमैन उसके सामने खड़ा हो जाता है। यानी उसने सारी चीजें उससे झूठ कही थी। अब तुरंत बिजनेसमैन ने जॉस का बाल पकड़कर उसे बोलने लगा कि मेरे हाथों कोई नहीं बच पाएगा, तुम्हारे सभी दोस्त मेरे कब्जे में होंगे। अगले ही मोमेंट में उसने एक नुकीली चीज ली और जॉस के गले पर मार दिया। बेचारा जॉस तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देता है। यानी उन सारे मेंबर्स में से 2 तो खत्म हो चुके हैं। अब बारी है पैक्स की। पैक्स तो बेचारा रात भर स्टोर रूम में सोने के बाद निकल आता है हॉस्टल की तरफ। अब जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछने लगा कि बाकी मेरे दोस्त आए कि नहीं, तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो दोनों तो चेकआउट कर चुके हैं और आपने भी कल ही चेकआउट कर लिया था। पैक्स ये देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि वो कल तो अपने हॉस्टल आया ही नहीं, पूरी रात भर वो बाहर ही रहे। फिर आखिर वो कौन है जो पैक्स के बिहाफ में यहाँ चेकआउट कर रहा है? सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। इसीलिए फिलहाल पैक्स अपने सामान लेकर वहाँ एक और दिन रुकने के लिए रूम मांगता है। रूम अवेलेबल तो थे, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज जानता है जो पैक्स को बता नहीं रहा। अब पैक्स जब अपने सेलेक्ट किए गए रूम में जाने लगा तो उसे अचानक वहाँ पर लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि नटेलिया और सैन की फ्रेंड होती हैं, और पता चला कि वो पैक्स को देखकर काफी फ्लर्ट करने लगी हैं और उसे इनवाइट करती हैं नाइट क्लब के लिए। लेकिन वो पहले उसे हॉट वाटर बाथ के लिए बोल रही थी ताकि उसकी बॉडी एकदम तरोताजा हो जाए। ये सारी चीजें पैक्स को रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ वो पहले आया था तो लड़कियों ने उन्हें ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया होता है। बहुत सारी चीजें पैक्स के दिमाग में चल रही थी, पर फिलहाल वो जॉश और ऑली को कॉल लगाने की कोशिश करता है। पता चल रहा था कि कॉल जा रही है, लेकिन जॉश सामने से रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब तो ऐसा ही लगने लगा कि जॉश के साथ भी वही हुआ है जिस तरीके से ऑली गायब हो गया था। पैक्स फिर सीधा पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहाँ इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे 2 दोस्त गायब हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जो ऑफिसर था वो भी पैक्स की पूरी तरीके से मदद नहीं करता। उसने तो सिर्फ उसके कंसर्न के बारे में लिख लिया था और कहता है कि जब भी हमें टाइम मिलेगा हम देखने चले आ जाएंगे। पैक्स इससे काफी डिसअपॉइंटेड हो रहा था और अब तुरंत ही वो हॉस्टल की तरफ बढ़ चलता है। उसे पूछना था कि जॉश कहाँ पर है, इसीलिए वो नटेलिया और सैन के पास आकर बोलता है। नटेलिया और सैन तो पहले पैक्स को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब उसने रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो नटेलिया बोलने लगती है कि मैंने जॉश को एक एग्जीबिशन में देखा था जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कारखाने के अंदर हो रही है और कई सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हो। पैक्स को वो जगह पता नहीं थी, इसलिए नटेलिया भी उसे लेकर जाने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर ट्रैवल करने के बाद वो उस पुराने कारखाने में पहुंच चुके थे जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग आए होते हैं। वहां पर उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मौजूद थे जो उनकी प्रोटेक्शन करने का काम करते। अब पैक्स को जब थोड़ी छानबीन करनी थी तो वो बिना पूछे अंदर चला गया। वो पूरी जगह एकदम से वीरान थी और हर एक जगह टूटी हुई होती है। अब जैसे ही उसने एक कमरे के अंदर नजर डाली तो वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ जॉर्ज की बॉडी पड़ी हुई थी और वही बिजनेसमैन उसकी चीर फाड़ कर रहा था। ये देखते ही वो इतना डर गया कि जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर तो और भी ज्यादा कमरे थे जहाँ अलग अलग लोगों को लाकर उन पर टॉर्चर किया जाता। तुरंत ही अब पैक्स को ऐसे आजाद देखकर कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और बिजनेसमैन के कहने पर उसे अंदर लेकर आ जाते हैं। यानी एक तरीके से पैक्स खुद उनकी जाल में फंस चुका है और शायद अब वो उसे भी बाकियों की तरह पकड़कर टॉर्चर करेंगे। पैक्स को जब ले जाया जा रहा था तो वो अपने जैसे कई और दोस्तों को भी देखता है और उन्हीं में यूकी नाम की लड़की भी थी जिसे बहुत बुरी तरीके से यातनाएं दी जा रही होती हैं। पैक्स को तो अब एक कमरे में लेके जाकर बंद कर दिया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। वहाँ कई सारे टूल्स रखे गए थे जिसकी मदद से पैक्स की बॉडी पर चीरफाड़ की जाएगी। बिजनेसमैन और एक गार्ड ने तो बोल भी दिया था एक डॉक्टर को, जो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। उसे पूरी छूट मिल गई थी कि पैक्स के साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। पैक्स तो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई भी उस पर रहम नहीं करता। तुरंत ही अब उस पागल डॉक्टर ने एक चेनसॉ मशीन निकाली और उसे चालू करके सीधा उसके हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ा। पर थोड़ी सी गलती की वजह से पैक्स की उंगलियां ही कट जाती हैं, जिससे उसके हाथ में जो हथकड़ी बंधी हुई थी वो निकल गई होती है। कई सारा ब्लड लॉस उसे हो चुका था और लग रहा होता है कि पैक्स तो ऐसे ही मर जाएगा। पर जैसे ही वो डॉक्टर चेनसॉ मशीन लेकर फिर आगे बढ़ा, तभी खून से पैर फिसलने के कारण वो वहीं गिर जाता है। चेनसॉ मशीन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो सीधा उसके पैर पर जाकर लगती है। यानी कि बेचारे डॉक्टर जो दूसरे का बुरा चाह रहा था, उसका ही पैर 2 टुकड़ों में बट चुका है। शायद पहली बार उस डॉक्टर को दर्द का एहसास हुआ होगा। यानी अब इस पूरे सिनेरियो के बाद पैक्स के पास मौका है यहाँ से भाग निकलने का। पैक ने तुरंत ही साइड में रखा हुआ एक चाकू निकाला और गिरे हुए डॉक्टर के ऊपर लगातार मारने लगा। यानी अब वो डॉक्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था।
अब ये सारी आवाज सुनने पर कई सिक्योरिटी गार्ड्स उस कमरे के अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन पैक्स उन्हें यही दिखा रहा था कि वो अभी भी चेयर से बंधा हुआ है और वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता। जैसे सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर को देख रहे होते हैं, तभी पैक्स ने पैर ओपन किया और बंदूक की मदद से उन्हें शूट कर दिया। वो इतना घबरा गया था कि कई सारी बुलेट्स उसने फायर कर दी, जिस वजह से उसमें से बुलेट्स ही खत्म हो जाती हैं। भले ये सिक्योरिटी गार्ड्स मर चुके हैं, लेकिन अभी भी पैक्स सही सलामत बाहर नहीं निकल सकता। उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी। उसने जैसे तैसे अपने बॉडी पर मास्क लगाया और सीधा उस जगह से बाहर निकलने लगा। सामने से एक मोटा आदमी आता है जो कि एक बचर था, यानी वही लोगों को काटने और मारने का काम करता। अब वहाँ लोग ज्यादा थे, इसीलिए पैक्स ऐसी जगह पर पहुँच गया जहाँ कई सारे लोगों को मार कर रखा गया था। वो बचने के लिए उन्हीं सारे लोगों में छुप गया, जिसके बाद वही मोटा आदमी उसे लेकर जाने लगा, यानी वो सारे लोगों को कहीं शिफ्ट कर रहा था। पैक्स तो उन सारे लोगों की बातें भी सुनता है कि किस तरीके से वो डीलिंग करते थे, यानी टूरिस्ट को कैसे फंसाना और फिर उनके काटे गए ऑर्गन्स की ट्रांसपोर्टेशन करना। अब वो मोटा आदमी दूसरे कमरे में जाकर सबको फेंक देता है। बेचारा पैक्स जब अपनी आंखें खोल रहा था तो सामने जॉश मरा पड़ा हुआ होता है। उसे तो जॉश की हालत देखी नहीं जा रही थी और साफ होता है कि वो अपना दम तोड़ चुका है। पैक्स थोड़ी देर तक तो नाटक करता रहा, लेकिन फिर वो उठकर उस मोटे आदमी को भी मार देता है, यानी उस गैंग का एक और मेंबर खत्म हो गया है। अब वो कॉस्ट्यूम उतारकर उस जगह से निकलने की तैयारी करने लगा था। पैक्स तो एक ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर कुछ कपड़े मौजूद थे, तो उसने सबसे पहले ग्लव्स पहने और एक कोट डाल लिया जिससे कि कोई उस पर शक न करे। उसी कोट की जेब में एक कार्ड मिलता है जिस पर एलीट हंटिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ था, यानी ये वो कंपनी है जो इतने सारे लोगों को पकड़ने का काम करती थी। उसके ठीक पीछे अलग अलग कंट्री से लाए गए लोगों का दाम लिखा हुआ था, जिसमें कि अमेरिकन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब पैक्स जब ये सारी चीजें देख ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। पैक्स तो एक समय पर डर गया कि आखिर उसके पास तो गन भी नहीं है, वो उससे कैसे लड़ेगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरा आदमी पैक्स को एक क्लाइंट समझ रहा है और उस पर बिल्कुल हमला नहीं करता। इनफैक्ट वो तो बिजनेस के बारे में बात करने लगा कि हमारे पास एक जापानीज लड़की है जिसका नाम काना था। पैक्स तुरंत ही ये समझ गया कि ये तो उसके हॉस्टल की एक लड़की है जिसे वो पसंद किया करता था। वो आदमी पैक्स को वो जापानीज लड़की देने के लिए कहता है अच्छे दाम में, तब जाकर पैक्स को उसके बदले अच्छे अमाउंट देने पड़ेंगे। पैक्स ने तो बोल दिया कि तुम जाकर उस लड़की को तैयार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुरंत ही उसने एक बंदूक उठाई और वहाँ से बाहर निकलने लगा। वो जल्द से जल्द एक कार के पास पहुँच जाता है और वहाँ से उसे चालू करने का ट्राई करता है। उस कार के अंदर एक चाबी लगी हुई थी और ये पैक्स देखकर बहुत खुश हो गया कि अब वो यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा दूर। सामने सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े थे, पर जैसे ही पैक्स निकलने जाता वहाँ पर काना के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अब इस तरीके से पैक्स उसे छोड़कर तो नहीं जा सकता था, तो वो लगातार भागने लगा अंदर की तरफ। पैक्स जैसे ही काना की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचा तो पता चला वही खतरनाक आदमी उसके पूरे चेहरे को बिगाड़ रहा है। काना तो सिर्फ चिल्लाते ही जा रही थी। पैक्स से रहा नहीं गया और उसने सीधा गोली चलाकर उस आदमी को मार दिया था। बेचारी उसने काना का चेहरा इतना खराब कर दिया होता है कि दिखा नहीं सकते, पर जैसे तैसे पैक्स काना को लेकर वहाँ से भागने लगा था। तुरंत ही वो दोनों उसी कार के अंदर बैठ जाते हैं जिसमें चाबी लगी हुई थी और सीधा वहाँ से भगाने लगे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, उन्होंने ये देख लिया, इसलिए वो सीधा उस पर फायर करने लग जाते हैं और उनका पीछा भी करते हैं। पर अब लग रहा था कि पैक्स काना को लेकर यहाँ से भाग ही निकलेगा, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया था कि इस पूरे घोटाले के बीच में सभी लोग मिले हुए हैं। अब जब वो शहर में पहुंचा तो उसकी नजर जाती है नेटेलिया, सैन और एलेक्स की तरफ, यानी एलेक्स भी शुरुआत से ही इनसे मिला हुआ था, क्योंकि इन चीजों की वजह से उसने अपने कई दोस्तों को गवा दिया। वो बिल्कुल भी कार की स्पीड कम नहीं करता और तीनों को ठोकर मारकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारे तीनों अपनी जान गवा बैठे थे। पर अब एक हाईवे की तरफ आने के बाद कई सारे पुलिस ऑफिसर्स कार्स की तलाशी ले रहे थे। पैक्स ये बात जान गया था कि पुलिस ऑफिसर्स भी उनसे मिले हुए हैं, तो अगर वो जरा भी वेट करेगा तो ये लोग उसे पकड़ लेंगे। पर अगर ऐसी कंडीशन में हम फंस जाएं जहां पुलिस ऑफिसर गलत हों और वो सभी कार की तलाशी ले रहे हों, और अगर हम फंस गए तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें दूर भागने की कोई जरूरत नहीं। हम अगर अपने पार्टनर को कार के अंदर ही छुपने के लिए बोल दें और खुद का हुलिया एकदम अचानक चेंज करें, तो ये ऐसी कंडीशन बन सकती है कि पुलिस ऑफिसर आपको देखने के बाद भी इग्नोर कर देंगे। या फिर एक और फेमस ट्रिक होती है कि आपके पास अगर कोई लेडी मौजूद है तो उसके पेट के यहाँ पर काफी सारे कपड़े भर दीजिए और आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो प्रेग्नेंट है।
अगर पुलिस ऑफिसर्स आएंगे भी तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और यही बोलना है कि हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर्स कभी भी ज्यादा मनमानी नहीं करेंगे, वो आपको जाने की परमिशन आसानी से दे देंगे। और वर्स्ट केस सिनेरियो यही होता है कि आप कार से निकलकर तुरंत ही भागने लग जाइए। इसमें पुलिस ऑफिसर्स आपका पीछा तो करेंगे, लेकिन आपके पास चांस है उनसे बचकर निकल जाने का। शायद यही सारी चीजें पैक्स ने भी समझ ली और जब तक एक पुलिस ऑफिसर उनकी कार के पास तलाशी के लिए आता, पैक्स कैना को लेकर वहाँ से निकल चुका था, यानी कि उन्हें कार एकदम खाली मिलती है। पैक्स अब जैसे तैसे झाड़ियों से निकलते हुए काना को लेकर एक रेलवे स्टेशन के पास आ गया। उसका यही प्लान था कि वो जल्द से जल्द उसमें बैठकर कहीं दूर निकल जाए, उसे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना। पैक्स एकदम पैनी नजर रख रहा था कि कोई उसे पहचान न ले, पर कैना जब एक मिरर के पास जाती है और देखती है उसका बिगड़ा हुआ चेहरा, तो ये सारी चीजें सह नहीं पाती, क्योंकि उसके आगे की जिंदगी तो खराब ही हो चुकी है। इसलिए अब कैना तुरंत ही वहाँ से भागते हुए एक ट्रेन के सामने कूद गई, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पैक्स और कई सारे लोग ये देखकर एकदम दंग रह गए थे। इनफैक्ट पैक्स ने तो उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रियलिटी कैना एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। अब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी थी कि पैक्स वहाँ पर बिल्कुल रुक नहीं सकता था, क्योंकि ऑफिसर्स भी आने लगे होते हैं। पैक्स अब तुरंत ही वहाँ पर लगी हुई एक ट्रेन के अंदर बैठ गया और निकल पड़ा आगे की तरफ। उसे पता था कि उसने ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स को खो दिया है। उसे तो अपनी गलती पर बहुत दुख हो रहा था कि ना ही वो यहाँ पर आते और ना ही ये हालत होती। बहुत ज्यादा थकने के बाद पैक्स उसी ट्रेन के अंदर सो जाता है, पर अचानक जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी बिजनेसमैन की आवाजें सुन पा रहा था, जो ठीक उसी कंपार्टमेंट में मौजूद था। पैक्स ने तुरंत ही उसे देख लिया और जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और सभी यात्री उतरने लगे, तो वो बिजनेसमैन भी अपनी एक छोटी बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। पैक्स ये बिल्कुल भी देखकर सह नहीं सकता कि हमारे अपने को मारकर खुद अपनी फैमिली के साथ घूम रहा है। तुरंत ही पैक्स ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। जल्द से जल्द अब वो पहुंच जाता है उस बिजनेसमैन के पास और पता चला कि बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ वॉशरूम में जा रहा है। उसने अपनी बेटी को वुमेन वॉशरूम में भेज दिया और खुद दूसरी तरफ चला गया। अब थोड़ी देर बीत जाती है और वो बिजनेसमैन बाहर निकलकर अपनी बेटी का वेट करने लगा। कुछ मिनट और बीत गए थे, लेकिन उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद वो वुमेन्स वॉशरूम में जाकर देखने लगा कि कहाँ गई है वो। बिजनेसमैन को सिर्फ अपनी बेटी का वो छोटा टॉय मिलता है। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि पूरे स्टेशन में ढूंढने लगा अपनी बेटी को, पर अभी भी उसका कुछ नहीं पता होता। बिजनेसमैन के चेहरे पर वही निराशा और वही टेंशन दिखाई देती है जैसा कि ऑली के गायब होने पर पैक्स और जोश के चेहरे पर था, यानी उसे अपने किए की सजा तो मिल ही रही है। फिर बाद में पता चला कि एक ट्रेन के अंदर पैक्स उसकी बेटी को पकड़कर बैठा है और वो उसे जानबूझकर किडनैप करके लेकर जा रहा था, क्योंकि बिजनेसमैन को डायरेक्ट मारकर उसका बदला पूरा नहीं होगा। बिजनेसमैन को हमारी तरह तड़पना होगा, तब जाकर ये सारी चीजें इक्वल हो पाएंगी। बेचारा बिजनेसमैन बेटी के ना मिलने पर रोता रहता है स्टेशन पर, और उसे शायद अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक्चुअल में ये पूरी कंपनी उस बिजनेसमैन ने ही शुरू की थी, जहां वो अपने जैसे कई अमीर लोगों को वहां पर बुलाता और अलग अलग कंट्रीज से लोगों को किडनैप करके उन्हें बेच देता। अमेरिकन की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि यूरोप के लोग अमेरिकन से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इस वजह से पैक्स, जॉश और ऑली, जो एक्चुअल में अमेरिकन थे, उन्हें स्मगल किया जाने वाला था दूसरे देश में। बट देखकर लगता है कि सारा पासा पलट चुका है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।